बच्चे आज का अपना टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है? टेलीस्कोप पता है सबको क्या होता है? टेलीस्कोप है ना। टेलीस्कोप बेसिकली हमारे पास क्या है? एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवीली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट एक्सेट्रा, है ना। जैसे यहां से अगर हम मान लो किसी स्टार्स को देखते हैं तो क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि वो एक स्टार है, दो स्टार है? अगर हम एक बड़ा सा स्टार दिख भी रहा है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, अगर हम उसको टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो हमें वो अलग अलग दिखेंगे, वरना वो इतने ज्यादा दूर के डिस्टेंस पे हैं कि अगर जो एक लाइन में भी होंगे, थोड़ा बहुत डिस्टेंस पे होंगे, तो हम उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो टेलीस्कोप की हेल्प से हम उनको दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह देख पाते हैं, है ना। ये टेलीस्कोप का काम है। दूसरा टेलीस्कोप का काम सरल भाषा में सीधा ये दूर की चीज को दिखा देना, क्लियर दिखा देना, जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई से पॉसिबल नहीं था। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, अब इस बात पे ध्यान देना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक वर्ड जो है ये नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये एग्जैक्टली नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस के लिए लिखा जाता है कि अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो हमारे पास फाइनल इमेज कहां बनेगी बच्चा? इंफिनिटी पे। क्लियर है ये? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं स्पेसिफिकली कि इस पे ध्यान देना, फाइनल इमेज वाले पे या नॉर्मल एडजस्टमेंट पे? क्योंकि अगर तुम टेलीस्कोप की डेरिवेशन देखोगे तो दो अलग अलग डेरिवेशन है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, एक सिंपल एडजस्टमेंट के लिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है और इमेज भी इनफाइनाइट पे ही फॉर्म होती है। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हमेशा ही रहने वाला है हर कंडीशन में, क्योंकि अगर हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, स्टार्स की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमेशा u इंफिनिटी रहेगा। अब v उसके अकॉर्डिंग्स में बनेगा, अगर वो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे है तो v भी हमारा इंफिनिटी पे बनेगा, अदरवाइज किसी और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली v कोई सर्टेन वैल्यू पोजेस करेगा। डन है? स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर। ये जो हमारे पास रे डायग्राम है इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले मैग्नीफाइंग पावर को डिस्कस करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended by at the eye by the object directly when the final image and the object both lie at infinite distance from the eye. That is, magnification is equal to beta by alpha. सेम कहानी, क्या बोला यहाँ पे? मैग्निफिकेशन क्या है बच्चा? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई एंड the object at the eye when both the object and image are at infinite distance. तो सेम वही कल जैसे हमने, अगर लास्ट लेक्चर सबको याद हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा था, और उसके अंदर भी हमने कहा था इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बीटा इन अल्फा व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहां पर भी वैसा ही कुछ हो गया, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही इंफिनिटी पे बन रहे हैं। उस केस में जब ऑब्जेक्ट और इमेज कितना एंगल बना रहा है आई के साथ? बीटा। ऑब्जेक्ट कितना बना रहा था? अल्फा। अगर उन दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाता है? मैग्निफिकेशन। एंड बीटा और अल्फा आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू tan बीटा इन tan अल्फा। क्लियर है ये? अब अपने इस रे डायग्राम को देखते हैं। देखो, रे डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमारे पास कहां से शुरू करते हैं बच्चा? कि यहां पर जब हमारे पास साथ के साथ ड्रॉ करेंगे बच्चा, क्लियरली पता चलेगा। पहले तो एक चीज ध्यान दो, पहले एक बारी में देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमने क्या बात करी थी बच्चा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारा जो आई लेंस था उसका अपर्चर ज्यादा बड़ा था और ऑब्जेक्ट लेंस का छोटा था, यही था। इस केस में उल्टा है, इसमें ऑब्जेक्ट लेंस का अपर्चर थोड़ा बड़ा है और आई लेंस का अपर्चर छोटा है। ये क्लियर है? ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो अरेंजमेंट थी ये उसका उल्टा हो गया है, मतलब उसको पलट के देख लिया एक तरह से। समझ में आई है? अब इसके अंदर हमारे पास पहला वाला जो हमारे पास लेंस है, कन्वेक्स लेंस, एक काम करते हैं, एक बड़ा सा लेंस बना दो ऐसे। और देखो ऐसा है भाई, मैं फिर बता रहा हूं कि मेरे साथ दिक्कत कहां है। मैं एक बार बनाऊंगा, 4 बार मिटाऊंगा, पेपर में भी ये दिक्कत रहती है। तो मैंने कल तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक ट्रिक दी थी, सेम उसी तरीके से टेलीस्कोप के लिए बता रहा हूं। फाइनल इमेज जो हमारे पास, बेसिकली जो फाइनल इमेज बनेगी उसको पहले बना लेना, लेंस बाद में बना लेना। ये ऑब्वियस सी बात है, कंसेप्ट के साथ चीटिंग है। कंसेप्ट समझाने के लिए मैं दोनों के हिसाब से ही बताऊंगा, लेकिन
बनाने के लिए, ताकि बार बार मिटाना ना पड़े, उसके लिए बता रहा हूं, दोनों लेंसेज पहले मत बनाना, पहले रेज को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ये जो दूसरे वाला लेंस है हमारा आई पीस होता है उसको बाद में बनाना। जैसे यहां पे मान लेते हैं हमारे पास ये अपना ऑब्जेक्ट लेंस बना देता हूं मैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है इस पर इमेजेस, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो कहां है, इन्फिनिटी पे। तो इस पर इन्फिनिटी का मतलब 3 रेज भेजते हैं बच्चा, एक जो बिल्कुल इसके सेंटर से जाएगी और अनडिवाइडेड चली जाएगी, है ना, ऐसी रहेगी, और एक जो इधर से गई। और अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास यहां से गई है ये लाइन जो होगी डेविएट होगी, कन्वर्ज होगी, एक लाइट इधर से आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ रेज है, और ये कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट कर जाती है मान लो, क्लियर है। ये इस तरीके से कन्वर्ज होके हमारे पास चलेगी, हमारे पास ये रेज समझ में आ रही है बच्चे। अब जहां पर ये तीनों रेज ये कन्वर्ज होके इंटरसेक्ट कर गई है, वहां पे क्या बनेगी हमारी इमेज, है ना। ये किससे इमेज बनी है, इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास एक इमेज बन गई है, बिल्कुल ठीक है। अब जो ये इमेज बनी है ये हमारे पास दूसरे लेंस के लिए क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट वाला काम करेगी। अब यहां पे अगर जो तुम डायग्राम के अंदर ध्यान दोगे तो हमने क्या करा हुआ है, मैंने जैसे बताया कि भाई पहले ड्रॉ मत करना। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसी के पैरेलल रेस ऐसे ड्रॉ कर देते हैं यहां से। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, हाँ जी, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। जो रेज एक्सटेंड हुई थी उन्हीं को मैंने पीछे को बस भेज दिया ऐसी, है ना। अब यहां हुआ क्या है, ये जो रेज आई हैं तीनों, यहां पर हमारे पास एक लेंस बना लेते हैं, मान लो ऐसा ही है, ये हमारे पास लेंस है, और यहां से ये पैरेलल रेस क्या दिखा रही है कि हमारे पास जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी बच्चे, इन्फिनिटी के ऊपर। क्लियर बात है, ये हमारे पास जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहां से हम देखेंगे अगर, तो हमें इन्फिनिटी पे कहीं फॉर्म होती हुई दिखेगी। ये क्लियर है, बात समझ में आई है। अब रे डायग्राम को अगर मैं समझाऊं तो हुआ क्या था, यहां से जो हमारे पास रेज आई, सिंस द ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, वहां से पैरेलल रेज आई यहाँ पे, जो कि इस पॉइंट से निकली, वो बिना डाइवर्ट हुए निकल गई, ये दोनों कन्वर्ज होंगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, जहां पे हमारे पास बीच में एक इमेज फॉर्म हुई। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये इस तरीके से अरेंजमेंट है हमारे पास, ये फोकस पे है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये जो फोकस पे या जिस भी पोजीशन पे बन रहा होगा, ऑब्वियसली वैसे हम अभी इसको स्पेशल केसेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर अब यहां पे है तो इससे जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, हमारी इंफिनिटी पे। क्लियर है, ये बात समझ में आई है। अब इसके रे डायग्राम को समझ के ट्राइंगल्स पे ध्यान देते हैं। पहले देखो, हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज तो यहां है ही नहीं, कुछ इनफाइनाइट से आ रहा था, बट ये जो सेंटर लाइन आ रही है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, इसका नाम हमने रख दिया अल्फा। किसी बच्चे को दिक्कत? अब यहां से आते हुए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया अल्फा, और ये जो इमेज बनी थी, ये इमेज आई लेंस के साथ जो एंगल बना रही है उसका नाम हमने रख दिया बीटा। क्लियर, ठीक है ना बच्चे। इसमें क्या किया, इसका नाम है ए डैश बी डैश, डन। अब यहां ट्रायंगल्स पकड़ते हैं, एक ट्रायंगल C1 बी डैश ए डैश और एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश C2। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर अल्फा और बीटा है, tan अल्फा और tan बीटा लगा देते हैं। दोनों केसेस में परपेंडिकुलर सेम आएगा, डिवाइड करो। देखो अपने पास क्या आ गया है, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश C2, ए डैश बी डैश C2, ये वाला, इसके अंदर tan बीटा निकलेगा, तो tan बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई C2 बी डैश, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश C1 tan अल्फा निकलेगा इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में। जब tan अल्फा निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, ए डैश बी डैश बाय C1 बी डैश। अब यहां हमें दिख रहा है, अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो ए डैश बी डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अपने पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी C1 बी डैश बाय C2 बी डैश और F नॉट बाय Fe। ये बात समझ में आई है। C1 बी डैश हमारे पास क्या आ रहा है, C1 बी डैश। अगर कहीं इंफिनिटी से कोई रेज आती हैं, वो सारी कन्वर्ज कहां होती हैं, फोकस पे। तो इसके बाद इसका मतलब ये जो हमारा इमेज बन रही होगी, ये इसके फोकल लेंथ पे बन रही होगी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, FO। और अगर एक ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो उसकी इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे। तो ये हमारे पास इसका मतलब इसके फोकस पे बन रहा था, ये क्या बना हमारा, FE।
समझ में आया? तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन सीधा सीधा एफ नॉट बाई एफ ई आ जाती है। डन। C1b dash is equal to f naught, that is focal length of objective lens. C2b dash is minus fe, that is focal length of eye lens. और माइनस एफ ई और एफ नॉट का लॉजिक समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए जब हम फोकल लेंथ ले रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, और आई लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? डन है ये? एफ इस वाले के एफ ई, C2b डैश नहीं, इसकी अलग है और इसकी अलग है। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास है इसके अंदर हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है C1b डैश, ये कितनी है अपने पास? ये वाली वैल्यू है हमारे पास FO, और ये जो आगे वाली वैल्यू है ये क्या है? FE। क्लियर है? इंफिनिटी पे बचा, बात समझ में आ गई? तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे था, इमेज भी इंफिनिटी पे होगी। डन है? क्लियर है? अब यहां इसके बाद बीच में ही, अभी टेलीस्कोप के बीच में ही एक छोटा सा टॉपिक, एक काम करते हैं, इसे बाद में करेंगे। टेलीस्कोप का टॉपिक खत्म करके याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का टॉपिक लास्ट में कवर कराता हूं। अब है हमारे पास बच्चे टेलीस्कोप का ही नेक्स्ट अरेंजमेंट, डेरिवेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन the final image is formed at least distance of distinct vision from the eye। अब एक certain distance पे इमेज बनानी है हमें, तो अब नॉर्मल एडजस्टमेंट को ब्रेक करके जब हम बना रहे हैं तो उसमें मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज at the least distant of distinct vision to the angle subtended at the eye by the object at infinity। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, सेम कहानी, बस वहां पे हमने क्या किया था पिछले में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में when the object and image were at infinity, इसके अंदर हमने कहा when the final image is at least distance of distinct vision, मतलब जिस टाइम पे विजिबल होगी वो दिखेगी, वहां पे क्लियर रहेगा हमारे लिए। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में क्या रहेगा? एक तो ये कि 25 सेंटीमीटर से पीछे रहे, हमें दिखे, क्लियर रहेगा, और हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज को। m is equal to beta by alpha which can be replaced by tan beta by tan alpha, है ना? तो अब इसके अंदर एक बार पहले रे डायग्राम को समझते हैं। रे डायग्राम पे ध्यान देना बेटा। रे डायग्राम सेम जैसा अभी पिछले किया था हमने, यहां से ये रे आई जो सेंटर से बिना डाइवर्ट हुई सीधी चली जाएगी, C1 पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और ये जो दो रेज आ रही हैं जो इसके पैरेलल थी वो कन्वर्ज हुई, और वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई। अब जहां कन्वर्ज हुई वहां से हमने इस लेंस को इंट्रोड्यूस किया। अब ये लेंस, ये जहां इमेज बन रही है, ये इसका फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोकस होता तो इंफिनिटी पे इमेज बनती। अब हमने 10th क्लास में भी रे डायग्राम में पढ़ा था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, तो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जो कि मैग्नीफाइड होती है। यही था ना अपने पास। अगर मैं किसी लेंस के फोकस के आगे ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो उसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, मैग्नीफाइड होती है, इरेक्ट होती है। तो अगर ये आगे बन रही है तो इसकी जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी वो मैग्नीफाइड, इरेक्ट बनेगी कि नहीं, और वर्चुअल रहेगी। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? पक्का ये बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास बस नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमें यही चीज करनी थी, इसको यहाँ ये जो फाइनल इमेज बन रही है इसके फोकस पे ना बने, आई फोकस से आगे की तरफ आनी चाहिए। अब यहां से आई, रे डायग्राम बना यहां तक, अब ये देखो इनको आगे एक्सटेंड किया, फिर कहानी सेम, भाई लेंस मत बनाना, लेंस बाद में बनाएंगे, पहले यहां से एक डॉटेड लाइन एक्सटेंड करी, यहां हमने बनाया ऑब्जेक्ट, और यहां से दो लाइन और सीधी एक्सटेंड करी इनके साथ टच करके, और यही एक्सटेंशन जहां पीछे जाके मिलेगा वो क्या बनाएगा? आई लेंस। पता चला है? रे डायग्राम बना के दिखाने की जरूरत है, आ जाएगा, पता चल रहा है ना किस तरीके से। अब इसके अंदर सेम कहानी बचे, टैन बीटा और टैन अल्फा, दिख रहा है साफ, है ना? टैन अल्फा हमारे पास इधर को आ गया, टैन बीटा हमारे पास इस जगह पे आ गया, और यही टैन बीटा जो बना रहा है वो फाइनल इमेज के साथ भी यही एंगल फॉर्म करा रहे। तो इनके अंदर टैन बीटा टैन अल्फा की वैल्यू लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश C2, येलो वाले ट्रायंगल में देखो, तो टैन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय C2 बी डैश, ए डैश बी डैश बाय C2 बी डैश, ये आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस। और इस ट्रायंगल के अंदर लेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया हमारे पास, सीधी कहानी है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैग्निफिकेशन हमने निकाला, दोनों को डिवाइड करेंगे बीटा बाय अल्फा, तो C1 बी डैश बाय C2 बी डैश आ गया।
एफ नॉट डिवाइडेड बाय माइनस यू। ये बात समझ में आई है? फर्क क्या आ गया? हमारी जो पिछली डेरिवेशन हुई थी यहाँ एफ नॉट बाय एफ ई आया था, यहाँ पे लेकिन ये क्या आएगा? माइनस यू, है ना? क्यों? हमारे पास डायग्राम के अंदर तुम ध्यान से देखो, जो मैंने मैग्निफिकेशन निकाली है बेटा, तो इन दोनों का रेशियो बचेगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कटने के बाद, आएगा कि नहीं? यहां नहीं, यहां तक, है ना? यहां तक, और इसके बाद ये बना कि नहीं? ये तो ये हमारे पास एफ नॉट रहेगा। बात समझ में आ गई है? तो ये यूई, तो इन दोनों का जो हमारे पास रेशियो है और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली यूई हमारे पास नेगेटिव है और एफ नॉट हमारे पास पॉजिटिव है। डन है? क्लियर? तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब एफ नॉट क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। यूई इज द डिस्टेंस ऑफ ए डैश बी डैश एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? पक्का? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, पता है अपने को लेंस फॉर्मूला सीधा। वी की वैल्यू क्या है? माइनस डी। माइनस डी हम किसको ले रहे हैं बच्चा? ये जो फाइनल इमेज हमारी फॉर्म हो रही है इस जगह से, आई लेंस से, ठीक है ना? तो माइनस वी को हम डी से रिप्लेस कर देते हैं, तो वी इज इक्वल टू माइनस डी, यू इज इक्वल टू माइनस यू ई, एफ इज इक्वल टू प्लस एफ ई, माइनस 1/d माइनस 1/माइनस 1 यू ई, 1/1 एफ ई। सॉल्व किया, 1/fe की वैल्यू, 1/ue की वैल्यू 1/fe प्लस 1/d और 1/fe मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस fe/da की फॉर्म में आ गया। ये वैल्यू हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला के अंदर जो हमारे पास मैग्निफिकेशन में एफ नॉट डिवाइडेड बाय 1/ue था, तो 1/ue की जगह मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये जो मेरे पास निकली है, तो हमारे पास एफ नॉट अपॉन एफ ई टाइम्स 1 प्लस fe/d आ गया। समझ में आया है? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? पक्का? अश्मीत बच्चा क्लियर है? रे डायग्राम बना के दिखाना है तो बता दो, क्लियर है ना? ये रे डायग्राम भी किस तरीके से बनेगा, और ये नॉर्मल एडजस्टमेंट, और इसमें भी फर्क समझ में आ गया। बस नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारे पास यहाँ पर सीधा सीधा यूई की जगह एफ ई आ गया था, यहाँ पे हमने यूई को एफ ई की टर्म्स में निकाल लिया, और जहां माइनस वी डलना था वहां पे हमने डी सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया। ठीक बात है? उसके बिहाफ पे हमारे पास ये सीधा सीधा फॉर्मूला निकल आता है मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप। अब मैग्निफिकेशन में देखो, मैग्निफिकेशन पावर जो रहेगी हमारे पास, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ नॉट बाय एफ ई, ये मिनिमम वैल्यू रहेगी, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आती है माइनस एफ नॉट बाय एफ ई टाइम्स 1 प्लस एफ ई बाय डी। ठीक है? वो एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, एक अदरवाइज किसी और एडजस्टमेंट के लिए। ये वाला नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला तो था ही बच्चा, अभी हमने डिराइव नहीं किया था, जो पिछला था। क्लियर है? फॉर रियल इमेजेस ऑन द वॉल, चलो ये एक अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी बताता हूँ मैं। क्लियर है बच्चा? ये हमारे पास सिंपल टेलीस्कोप के बारे में बात होगी। अब आती है कहानी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की स्टोरी क्या है, और मैं जनरली बताऊं तो ये अब ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक है एज कंपेयर टू पिछले टेलीस्कोप्स। ऐसा नहीं है कि पिछला टेलीस्कोप नहीं आएगा, पेपर में तो आ ही जाएगा, पर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ज्यादा बेटर है एक नॉर्मल टेलीस्कोप से, जो हम, मेरे को जहां तक लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम पे हम यूज करते हैं। हम नहीं, बेसिकली साइंटिस्ट जब भी यूज करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को ज्यादा, मतलब ये कहते हैं कि उसको ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है, यूजफुल माना जाता है। रीजन क्या है उसका? जो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग कौन से, जो नॉर्मल अपने टेलीस्कोप थे उनके अंदर क्या लगा होता है? लेंस। अब रिफ्रैक्शन के अंदर एक ड्रॉबैक क्या है? 100% रिफ्रैक्टेड लाइट कभी निकलेगी नहीं। अगर मैं किसी सर्टेन 100% इंटेंसिटी की लाइट को किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे भेजूंगा तो उसमें से कुछ 10%, 15%, 20% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और बची हुई लाइट रिफ्रैक्ट होती है। यही होता है। अगर जो तुम किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के आगे खड़े हो तो भी तुम अपनी हल्की फुल्की इमेज देख पाते हो उसमें। क्यों? क्योंकि कुछ हमारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके आ रही है और बाकी रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, डिटेलिंग कम हो जाती है उस केस में, है ना? जितनी इंटेंसिटी कम होती जाएगी रिफ्लेक्शन की वजह से, उतनी ही ज्यादा डिटेलिंग कम पहुंचेगी हमारे तक, आई पीस तक पहुंचते पहुंचते। और दो लेंसेज हैं तो दो बार ऐसा होगा, तो इंटेंसिटी कम होने की वजह से हमारे पास डिटेल्स कम आ रही है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितनी इंटेंसिटी, जितनी एनर्जी तुम भेजते हो, एज इट इज एनर्जी बाउंस बैक करती है, किसी तरीके का कोई लॉस नहीं। तो उसी लिए यहां पर हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया गया है। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में होता क्या, देखो बच्चा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में
रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्क्राइब अबाउट इन, वो चलो हमें ऑलरेडी पता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग में बता रहा हूं बच्चों मैं सीधा अभी, क्योंकि ये मैंने अभी डिस्कस करा दिया था। बाकी इसमें हमारे पास है अ कनकेव पैराबोलिक मिरर of large aperture which is free from chromatic and spherical aberrations. The image formed is much brighter and the reflecting type telescope has much higher resolving power as compared to refracting type telescope. ये हमारे मेन क्या है उसके, जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग। ब्राइट ज्यादा बन रही है और इसकी रिजॉल्विंग पावर भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है। देन अब इसके अंदर हमारे पास कहानी बहुत सीधा सा है। देखो अगर इस डायग्राम को देखो तो बहुत सीधी सी समझ में आएगी। हमारे पास होता क्या है, यहां पर अपने पास ये ऑब्जेक्टिव मिरर लगा हुआ है, ठीक है, इधर लगा हुआ है आईपीस, बिल्कुल ठीक, इधर लगा हुआ है एक सेकेंडरी मिरर। अब कंसेप्ट समझना, यहां पे क्या होगा, कहीं दूर से इनफाइनाइट से पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है, ये इनफाइनाइट से पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है। अब ये पैरेलल बीम ऑफ रेज इस कनकेव मिरर, जो बाहर से पॉलिश्ड अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये यहां से टकराएंगे और ये अपने फोकस की तरफ जाएंगे। जहां ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकरा के अपनी फोकस की तरफ जा रही है, उसके बीच में हमने इसके फोकस के बीच में क्या लगा दिया, सेकेंडरी मिरर। और इस सेकेंडरी मिरर से अब ये जब टकराएंगे तो वापस से बाउंस बैक करेंगी आई पीस के पास, जहां पर ये इंटरसेक्ट करके एक फाइनल इमेज फॉर्म करेंगे। तो सिंपल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को हमने यूज किया और उससे हमारे पास बिना किसी लॉस के सीधा सीधा ये हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाती है। क्लियर है ये? इसी का एक यूज देखो इस तरीके से है, यहां पे भी सेम वही कहानी है। पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही हैं, यहां से टकरा के एक पॉइंट पे गई, यहां हमने दूसरा मिरर रखा हुआ है, तो यहां से रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट करेगी आईपीस के थ्रू उसे क्लियरली देख लेंगे। डन है? इसकी डेरिवेशन अलग से नहीं है, थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए, वर्किंग पता होनी चाहिए। मेन रे डायग्राम है, वर्किंग में भी कुछ और नहीं है। और फॉर्मूला देखो, अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज गिवन बाय m is equal to f naught by fe. f naught is r by 2 and fe is focal length of eyepiece. क्लियर है बच्चे? सिंपल। इसी के साथ हमारे पास टेलीस्कोप तीनों तरह के खत्म हो गए, ठीक है, मतलब दो टेलीस्कोप थे बेसिकली, एक के नॉर्मल एडजस्टमेंट और सिंपल एडजस्टमेंट और एक के रिफ्लेक्टिंग टाइप। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्चे, जो लास्ट मैंने बीच में अभी छोड़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या रहता है, देखो ये सिंपल है, कुछ अलग नहीं है। 10th क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर जो मैं दो कन्वेक्स लेंस को आपस में जोड़ दूं तो उनकी नेट पावर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेट पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हमारे पास, मान लो मैं बताता हूं, अपने पास अगर एक कन्वेक्स लेंस है और एक और है, मतलब दो कन्वेक्स लेंस, हमने ये मान लिया कि ये कन्वेक्स लेंस जिसकी पावर मान लेते हैं P1 है, और एक और कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं जिसकी पावर क्या है बेटा, P2। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन नेट पावर क्या निकलेगी, P1 प्लस P2। तो नेट फोकल लेंथ कितने निकलेगी, 1/f1 प्लस 1/f2, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मान लो इसकी जगह मैं कनकेव मिरर लगा देता, कनकेव लेंस बना देता, तो कनकेव लेंस की क्या होती है, कनकेव लेंस की तो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है ना, वो डाइवर्जिंग इन नेचर होएगा, तो इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। तो यहां पर जो नेट फोकल लेंथ आएगी वो 1/f1 माइनस 1/f2 आ जाएगी। ये क्लियर है? कनकेव के लिए हमारा माइनस में फोकल लेंथ आएगा, कन्वेक्स के लिए प्लस में आएगा। दो कन्वेक्स लगेंगे तो ऐड हो जाएंगे, दो कनकेव लगेंगे तो ऐड हो जाएंगे, बट विद नेगेटिव साइन। कन्वेक्स और कनकेव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर बात है? लेकिन अब इसके अंदर अगर मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करूं, अभी इन दोनों केसेस में मैंने क्या बनाया कि दोनों लेंसेज को जोड़ के बनाया। अगर मैं इनको किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रख दूं, चाहे वो दो कन्वेक्स हैं चाहे दो कनकेव हैं, अगर मैं किसी डिस्टेंस पे रख दूं, तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चे फोकल लेंथ का, वो ये बनता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2 वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। ये लिख लो, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। क्लियर है बच्चा? पक्का? इसी के साथ हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डेरिवेशन वाइज, टॉपिक वाइज खत्म हो जाता है। न्यूमेरिकल्स करेंगे, डाउट्स निकालेंगे, साथ में फिर क्लास में डिस्कस करेंगे।